करूं। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी इसका संघर्ष है जारी। साइंस के अति महत्वपूर्ण सवाल जो आपने कहीं ना कहीं दोस्तों एग्जाम में देखे होंगे, उन सभी सवाल और ऐसे सवाल जो अभी तक दोस्तों मेरे द्वारा छुए नहीं गए थे, उन सभी का संकलन जो है मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। मेहनत तो दोस्तों बहुत लगी है क्लास के अंदर। हुई क्लास को मैंने हिंदी मीडियम के लिए और साथ में दोस्तों क्वेश्चन को इंग्लिश में, दोनों में मैं क्वेश्चन रखने वाला हूं आपके सामने। हर सवाल में 4-5 नए क्वेश्चन बनने वाले हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे सवाल हो सकता है अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी हो तो आप पहली बार उन नंबर को सुनेंगे, चाहे आवोगाद्रो नंबर हो, चाहे नील्स बोर का नियम हो, चाहे डाल्टन का नियम हो, फिर भी दोस्तों आप धैर्य बनाए रखिएगा। परीक्षा में जब आपसे पूछे जाएंगे तो आप खुद को दोस्तों आपसे औरों से बेहतर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तो जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। ये क्लास शाम को 7 बजे डेली होने वाली आपके साइंस का निचोड़ में आपके सामने रखने वाला हूं। और महादेव की सौगंध अपनी पूरी ताकत में आपको समझाने में लगाऊंगा। अजीत, शामी, छोटू, कन्हैया, डोली, अमन, कंचन, रुचि, विवेक, सोनिया, आनंद, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं साइंस का टीचर नहीं हूं दोस्तों, मैं आपको केवल साइंस के वो सवाल जो परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, मैं आपको वो सवाल यहां पर करवाने के लिए आया हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब एक क्लास तैयार कर रहा था ना दोस्तों, तो इस क्लास की तैयारी के दौरान मैं ये सोच रहा था कि ये मैंने कौन सी क्लास स्टार्ट कर दी है। साइंस की फिर से क्लास है ना, और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। फिर भी दोस्तों ये लाइन ध्यान रखिएगा, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो भी नहीं। आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, आपका यूपी लेखपाल का है, फर्स्ट ग्रेड है, राजस्थान में कोई एग्जाम है, सेंटर में कोई एसएससी रेलवे का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम जिसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, साइंस, टेक्नोलॉजी आती है, उन सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, असुमेलित को पहचानिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों आपके लिए लिए हैं। असुमेलित को पहचानिए। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया। अगला इलेक्ट्रॉन दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। न्यूट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको जो गलत है उसे आपको पहचानना है। देखिए परमाणु जो सिद्धांत दोस्तों ध्यान रखिएगा, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो परमाणु सिद्धांत आप सभी जानते हैं डाल्टन के द्वारा दिया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट करना। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? परमाणु सिद्धांत। इस सिद्धांत में दोस्तों ध्यान रखिए, इस सिद्धांत के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों। एक तो ध्यान रखना, अगर पूछे कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, पहली बात इसके अंदर है ना। अगला दोस्तों, एक तत्व के अंदर जितने भी दोस्तों परमाणु होंगे ना, वो सब परमाणु क्या होंगे? उन सबके द्रव्यमान, उनके आकार एक समान होंगे। ध्यान रखना, एक तत्व के अंदर सभी परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार, उनके सारे दोस्तों आपके गुणधर्म जो है समान होने वाले। तीसरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तीसरा दोस्तों इसमें कहा गया है कि आपसे पूछे कि जो परमाणु है उसका ना तो विनाश होता है और ना दोस्तों निर्माण होता है, उसका संरक्षण होता है। कभी पूछ ले आपसे कि भाई साहब कि परमाणु सिद्धांत के सिद्धांत में क्या क्या दिया गया, तो ये 3 बातें दी गई। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। और कौन सा मॉडल है? प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल है? प्लम पुडिंग मॉडल है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा दी गई। अगला प्रोटॉन की खोज दोस्तों आपके ध्यान रखिए गोल्डस्टीन ने की है। यह भी ऑप्शन आपको ध्यान रखना। न्यूट्रॉन की खोज जो है एंडरसन के द्वारा नहीं की गई। ध्यान रखिए, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक के द्वारा की गई। और एंडरसन ने किसकी खोज की है? तो लिख लेना, एंडरसन ने दोस्तों आपके ध्यान रखिएगा पॉजिट्रॉन की खोज की है। ये बड़ा नया दोस्तों आपको हो सकता है, आप पहली बार उसको सुन रहे हो। एंडरसन ने ध्यान रखिए पॉजिट्रॉन की खोज की है। इलेक्ट्रॉन का उल्टा कहलाता है पॉजिट्रॉन। लिखिए मेरे साथ में, लिखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो उल्टा है, लिखिए इलेक्ट्रॉन का जो उल्टा है दोस्तों वो कहलाता है पॉजिट्रॉन। तो अगर आपसे पूछे एंडरसन ने किसकी खोज की, तो ध्यान रखिए
पॉजिट्रॉन की खोज की एंडरसन ने, नई बात है, अपनी कॉपी में छाप लीजिए। अगर पूछे आपसे न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने की, आप सभी जानते हैं इस बात को तो ना। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज ध्यान रखिए चैडविक ने की। और यहीं पर दोस्तों छाप लेना। अगर पूछे आपसे इसकी कोई ट्रिक है क्या, तो ध्यान रखिएगा इसकी ट्रिक है दोस्तों आपसे ईंट पर गौरव नाचे, लिख लीजिए ईंट पर दोस्तों आपके गौरव नाचे, ये ध्यान रखना, ये इसकी ट्रिक है, ईंट पर गौरव नाचे। तो देखिए ईंट से बन गया दोस्तों इलेक्ट्रॉन और टे से बन गया थॉमसन, क्या बन गया, थॉमसन बन गया। अगर पूछे आपसे दोस्तों रे से क्या बना, रे से बन गया आपके, ध्यान रखिएगा प्रोटॉन, पर से बन गया प्रोटॉन, और रेस दोस्तों गौरव से बन गया आपके गोल्डस्टीन, क्या बन गया, गोल्डस्टीन बन गया। और नाचे से ध्यान रखिए नै से बन गया दोस्तों न्यूट्रॉन, और चे से बन गया चैडविक, क्या बन गया, चैडविक। तो ध्यान रखिए ईंट पर गौरव नाचे, ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन जो है इसकी खोज चैडविक ने की है, और दोस्तों एंडरसन ने ध्यान रखिए पॉजिट्रॉन की खोज की। एक फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मॉडल किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा प्लम पुडिंग मॉडल जो है दिया गया। और किसकी खोज की गई दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो इसके द्वारा की गई। अब देखिए एक परमाणु होता है दोस्तों, इस परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है, आप सभी जानते हैं परमाणु में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये दोस्तों आपके परमाणु हैं। और अगर मैं पूछूं आपसे कि नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, तो लिख लेना नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इस बात को आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार छाप लीजिए ना। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और कौन इसके चारों तरफ चक्कर काटता है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। फिर सुनना मेरी बात को कि नाभिक में क्या क्या होता है, नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर पूछे आपसे इसके चारों ओर कौन चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन काटता है। अगर मैं पूछूं आपसे इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव दोस्तों चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। अगर पूछूं आपसे प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटॉन पर दोस्तों चार्ज होता है पॉजिटिव, कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। और अगर पूछे न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रॉन के ऊपर दोस्तों चार्ज होता है उदासीन, न्यूट्रॉन ध्यान रखिएगा ये होता है दोस्तों न्यूट्रल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, सुनना मेरी बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस नाभिक पर कैसा चार्ज होगा, अरे सोचिए ये प्रोटॉन पर पॉजिटिव हो गया, इस पर दोस्तों कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया पॉजिटिव। तो नाभिक के ऊपर ध्यान रखिएगा कैसा चार्ज होता है, नाभिक दोस्तों धनावेश होता है। और ये बात किसने बताई, रदरफोर्ड ने, छाप लीजिए नाभिक पर धनावेश होता है, इसकी खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की। और कौन सा दोस्तों, स्वर्ण पत्र मॉडल है, अगर आपको याद हो आपने बचपन में पढ़ा होगा स्वर्ण पत्र मॉडल रदरफोर्ड का, और इसी के द्वारा दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि नाभिक जो है इसके ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है। क्वेश्चन को छाप के रखना। फिर सुन लो मेरी बात को, अगर पूछे ये मैंने क्या बनाया, परमाणु बनाया, परमाणु में दोस्तों ध्यान रखिएगा एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा प्रोटॉन पर खोज, प्रोटॉन पर किसका चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अगर मैं पूछूं आपसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नाभिक पर कौन सा चार्ज है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, तो ध्यान रखिएगा नाभिक पर दोस्तों आपके पॉजिटिव चार्ज है। और ये बताया किसने, रदरफोर्ड ने बताया। और ये कौन सा मॉडल है, स्वर्ण पत्र मॉडल है। अब एक सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र मॉडल के ऊपर किस दोस्तों किरणों का प्रयोग हुआ, छाप के बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ये वैसे आपको जो फोटो दिख रहा है ना, ये रदरफोर्ड का दोस्तों मॉडल है। आप मुझे ये बताओ कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है, इस मॉडल में दोस्तों रदरफोर्ड का जो मॉडल है, इस मॉडल में किस दोस्तों किरण का प्रयोग हुआ, सीधा सवाल पूछ लेगा किस किरण का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर 1 अल्फा किरण का प्रयोग किया गया, ऑप्शन
नंबर बी बीटा किरण का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गामा किरण का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर डी हमें कौन ही पतो मास्टर जी, क्या हमें कौन ही पतो मास्टर जी। देखिए अगर पूछे रदरफोर्ड ने यह बता दिया दोस्तों आपके कि नाभिक पर धनावेश होता है, लेकिन किस किरण के उपयोग से, तो ध्यान रखिएगा अल्फा किरण के उपयोग से बताया। अल्फा का मतलब दोस्तों 2He4, तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे किस किरण के प्रयोग से रदरफोर्ड ने यह दोस्तों बताया कि आपके जो आपके नाभिक है इस पर कौन सा चार्ज होता है, तो ध्यान रखिए अल्फा किरण। एक और बात सुनो, क्या एक और बात सुनो, अगर पूछे इनमें से किस किरण की दोस्तों भेदन क्षमता सर्वाधिक है, छाप के बताओ इनमें से किस किरण की भेदन जो क्षमता है दोस्तों, पेनेट्रेशन पावर जो है सर्वाधिक है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अल्फा बीटा गामा किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, तो ध्यान रखिएगा बीटा जो है दोस्तों, सॉरी जो गामा है इसकी भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक है। यह भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से किसकी भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा गामा। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु सिद्धांत की 3 बातें मैंने लिख दी हैं, आप सभी नोट कर लेना। पहली बात, सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, ठीक बात है। अभी की क्रिया में परमाणु का नए सृजन होता है, ना दोस्तों वो बनता है और ना ही उसका विनाश होता है। एक तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान में समान होते हैं। ये किसने दिया, ये दिया दोस्तों आपके डाल्टन ने, और इसको क्या बोलते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। छाप के रखिएगा अपने पास में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी बात डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में नहीं है, फिर क्या करोगे भाई साहब, तो नोट कर लेना 3 बातें। आगे देखिए, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। क्या सवाल है दोस्तों, केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण सवाल। अगर पूछे आपसे कि जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है इसके अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 2n हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 2n स्क्वायर हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 n+1/2 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 डी दोस्तों n स्क्वायर। n ध्यान रखना कक्षा की संख्या। अब जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, अगर मैं पूछूं आपसे कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है इसमें दोस्तों एक कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम ध्यान रखिएगा 2n स्क्वायर। फिर सुनना, एक कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n स्क्वायर हो सकते हैं। अब फिर सुनना बात को, n क्या है, n दोस्तों है कक्षा की संख्या। का n जो है ध्यान रखिएगा यह कक्षा की संख्या। मान लेते हैं n बराबर 1 है, तो बताओ मुझे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 गुना 1 का स्क्वायर दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले। n बराबर ध्यान रखिए 2 है, तो ध्यान रखिए 2 गुना 2 का स्क्वायर दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर 3 है, तो ध्यान रखिएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और n बराबर 4 है, तो 2 गुना दोस्तों 4 का स्क्वायर आपके 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर सुन लो, अगर पूछूं मैं आपसे n बराबर 1 है तो 2n स्क्वायर से 2 होंगे, n बराबर 2 है 2n स्क्वायर से ध्यान रखिए 8 हो जाएंगे, n बराबर 3 18 होंगे, n बराबर 4 ये दोस्तों 32 होंगे। अब आप बताओ n बराबर अगर 5 हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए इनको इसने नाम दिया, n बराबर 1 कक्षा का नाम है k दोस्तों, n बराबर 2 ध्यान रखिएगा l, n बराबर 3 इसका मतलब हो गया n बराबर 4 इसका मतलब हो गया दोस्तों k l m n। तो ध्यान रखिए अगर आपसे पूछे के कक्षा में कितने होंगे, तो ध्यान रखना 2 होंगे, L में कितने होंगे 8 होंगे, M में कितने होंगे 18 होंगे, N में कितने होंगे 32 होंगे, K L M N इसने इसका उपयोग किया है। अब मैंने पूछा आपसे N बराबर 5 में कितने होंगे, 2 गुना 5 का स्क्वायर 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी 2n स्क्वायर जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सम न्यूट्रॉनिक्स है, आइसोटोन्स। अरे बहुत बार सीधा सीधा लिख लो
करोड़ों बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन समस्थानिक है, कौन दोस्तों आपके समवैरिक है, कौन दोस्तों आपके आइसोटोन है। देखिए 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, देखना, एक दोस्तों आपके तत्व को हम इस प्रकार लिखते हैं ZXA, किस रूप में, ZXA। अब देखना Z क्या है, Z दोस्तों होता है परमाणु क्रमांक, क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है Z होता है। X दोस्तों कोई भी जो एलिमेंट है वो X हो गया, और A का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, उसका द्रव्यमान संख्या। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व को, किसी भी एलिमेंट को ZXA के रूप में लिखते हैं। ये परीक्षा में आता है। एक सवाल में तीनों कंसेप्ट बता रहा हूं, सुन लीजिए। अब देखिए, अगर दोस्तों मैंने कहा समस्थानिक का मतलब क्या होता है, क्या समस्थानिक जो है इसका मतलब क्या होता है, एक होता है समभारिक, क्या होता है, समभारिक, और एक होता है दोस्तों आपके ध्यान रखिएगा समन्यूट्रॉनिक। क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक। देखिए पहला होता है, ध्यान रखना, आइसोटॉप्स। क्या होता है, आइसोटॉप्स होता है। दूसरा दोस्तों लिखिएगा आइसोबैरिक। क्या होता है, आइसोबैरिक होता है। और तीसरा लिखिएगा ये आइसोटोन्स होता है। तीनों को आपको ध्यान रखना है। देखिए समस्थानिक का मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों होता है, नोट कर लेना, इसका मतलब है जब परमाणु क्रमांक समान हो। अब देखो सवाल को देखो, परमाणु क्रमांक अगर समान है तो वो कहलाएगा समस्थानिक। फिर सुन लो, परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक कहलाएगा। अगर दोस्तों एटॉमिक नंबर सेम है तो समस्थानिक कहलाएगा। देखिए 1H1, क्या 1H1, 1H2, 1H3, इसमें देखो नीचे 1 1 1, मतलब दोस्तों Z जो है ये तीनों में सेम है। तो अगर मैं पूछूं आपसे ये तीनों क्या है, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा समस्थानिक है, आइसोटॉप्स है। इस क्वेश्चन को छाप लीजिए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स कौन से हैं, पहला ऑप्शन में लिख रहा है 1H1, 1H2, 1H3। मतलब दोस्तों देखिएगा, इसको बोलते हैं आपके हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। अभी बताऊंगा, ठीक है। अगला देखो, समभारिक का मतलब क्या होता है, समभारिक का दोस्तों मतलब छाप लीजिए। समभारिक का मतलब होता है अगर द्रव्यमान दोस्तों संख्या जो है ये समान है, लिखना, अगर द्रव्यमान संख्या समान है तो ये कहलाएगा दोस्तों आपके कौन सा, समभारिक। अब ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन नंबर सी देखो, 6C14 और 7C14। देखिए इसमें भी 14 लिखा हुआ है, यहां भी 14। ऊपर की साइड कौन आता है, एटॉमिक नंबर आता है, द्रव्यमान संख्या आती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो कहलाएगा समभारिक। क्या कहलाएगा, समभारिक। मतलब इसमें ऊपर वाला सेम है वो ऐसे सुन लो तुम, तो जिसमें नीचे वाला सेम है वो कहलाएगा समस्थानिक, ठीक है। जिसमें ऊपर वाला सेम है वो कहलाएगा दोस्तों आपके समभारिक है, समभारिक है। अब पूछोगे आप समन्यूट्रॉनिक कौन सा होता है, जिसमें इन दोनों का अंतर सेम हो। क्या लिख लो, जिसमें दोनों का अंतर जो है सेम है, क्या दोनों का जो अंतर है ये सेम है, वो कहलाएगा दोस्तों आपके समन्यूट्रॉनिक। पहली बात सुनो, अगर जिसमें नीचे वाला सेम है वो कहलाएगा समस्थानिक। क्या समस्थानिक। जिसमें ऊपर वाला सेम है वो कहलाएगा समभारिक। और अगर पूछूं मैं आपसे समन्यूट्रॉनिक कौन सा होता है, जिसमें दोनों सेम, दोनों का अंतर सेम हो, वो कहलाएगा दोस्तों समन्यूट्रॉनिक। इसमें देखो 11Na23, इसको 12 कर लो, क्या इसको 12 कर लो दोस्तों, 12Mg24 है। ये मिस प्रिंट है ना, ये 11Na23 और ये 12Mg24 है। इसमें देखो दोनों का अंतर निकालो, 23 में से गया 11 तो क्या बचा, 12 बचा। यहां पर 24 में से गया 12 तो ध्यान रखिएगा ये भी 12। तो दोनों का अंतर अगर सेम है तो ये कहलाएगा सम दोस्तों न्यूट्रॉनिक। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सम न्यूट्रॉनिक है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, अरे जिसमें नीचे वाला सेम हो वो कहलाएगा आइसो आपके ध्यान रखिए टॉप्स है। फिर नोट करना, अगर पूछूं मैं आपसे समस्थानिक दोस्तों क्या है, देखिए ZXA लिखिए। अगर नीचे वाला सेम, क्या नीचे वाला सेम है दोस्तों तो कहलाएगा समस्थानिक। क्या कहलाएगा,
समस्थानिक कहलाएगा अगर ऊपर वाला सेम, क्या अगर ऊपर वाला दोस्तों समान है तो ये ध्यान रखिएगा ये समभारिक कहलाएगा अगर ऊपर वाला समान है। आप कहोगे गुरुजी हमें तो ऐसे भी याद ना हो, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तो सारे इलाज है अपने पास में। और दोस्तों भार जो होता है, कोई चीज को आप उठाओगे तो सिर पर दोस्तों भार होता है, क्या भार जो है ध्यान रखिएगा भार दोस्तों हमेशा ऊपर ही होता है, क्या भार जो है हमेशा क्या होता है ऊपर ही होता है, सिर की आपकी खोपड़ी के ऊपर ही दोस्तों भार होगा। तो ऐसे याद कर लो, ऊपर जो होगा वो दोस्तों भार कहलाएगा, ठीक है, नीचे जो होगा दोस्तों वो कहलाएगा समस्थानिक है। और जिसमें इन दोनों का अंतर सेम होगा a माइनस जेड, वो कहलाएगा दोस्तों आपके सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक, जो है इसमें दोनों का अंतर सेम होगा a माइनस जेड, वो कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक। अब तो खोपड़ी में घुस गई होगी बात है, सिर पर दोस्तों भार होगा, ऊपर वाला सेम, ये कहलाएगा समभारिक है, नीचे वाला सेम दोस्तों ये कहलाएगा आपके समस्थानिक है, दोनों का अंतर सेम, ये कहलाएगा दोस्तों आपके सम न्यूट्रॉनिक। आप कहोगे ऐसे कैसे गुरुजी, अरे इन दोनों का जो अंतर होता है ना वो दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या ही होती है। तो लिख लेना, अगर पूछे आपसे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा a माइनस जेड कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। एक सवाल दे रहा हूं फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। बताना मुझे इस क्वेश्चन में दोस्तों, आप बताना मुझे इनमें से कौन सा है, ठीक है। एक देखिए 6C14 और दोस्तों एक लिखना 6C14 और दोस्तों 8 ऑक्सीजन 16। अब बताओ इसमें कौन सा है, ये समस्थानिक है, ये समभारिक है, ये दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक है। गोली की तरह ऐसे दोस्तों गोली की तरह छाप दो, ये परीक्षा में आता है, आप ग्रुप डी की एग्जाम दे लेना, आपको मिल जाएगा सवाल। निम्न में से कौन समस्थानिक है, निम्न में से कौन समभारिक है, निम्न में से कौन आइसोटॉप्स है, कौन आइसोबैरिक है, कौन दोस्तों आइसोटोन्स है, आता ही है परीक्षा में। अब बताओ इस सवाल का आंसर 6C14 और 8O16 इसमें कौन सा है, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, या दोस्तों अरे खोपड़ी काहे चला रहे हो, नीचे वाला सेम है क्या, नहीं है गुरुजी, तो भाई साहब समस्थानिक तो होगा नहीं। ऊपर वाला सेम है, नहीं है गुरुजी, तो ये दोस्तों समभारिक भी होगा नहीं। अब देख लो सम न्यूट्रॉनिक है या नहीं, 14 में से 6 घटाओ 8 आएगा और दोस्तों 16 में से 8 घटाओ 8 आएगा। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ये है समभारिक, क्या है ये समभारिक, ये दोस्तों ये है सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों आपके आइसोटोन है, सम न्यूट्रॉनिक, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर दोस्तों देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लिखे हैं, 1H1 1H2 1H3, इनका नाम है, इसे नोट कर लो। 1H1 को क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन है ना। 1H2 जो होता है इसे कहते हैं दोस्तों ड्यूटेरियम, क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। और 1H3 जो होता है इसे कहते हैं ट्रिटियम। तो कभी पूछ ले आपसे कि भाई ड्यूटेरियम कौन सा होता है, 1H2 होता है। अगर पूछे हाइड्रोजन 1H1 होता है और 1H3 दोस्तों ध्यान रखिएगा ट्रिटियम होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान क्या होता है। चलो देखते हैं भाई साहब कौन इसका करेक्ट आंसर देगा। और जो चारों ऑप्शन लिखे हैं ना, ये केमिस्ट्री की 4 अति महत्वपूर्ण दोस्तों आंकड़े, चारों की चारों। निर्वात में द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मैंने सवाल पूछा है कि भाई निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, वैक्यूम में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होगी। ऑप्शन नंबर 1 1.6 गुना 10 की पावर -19 गुलाम, 6.022 गुना 10 की पावर 23, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकंड। छाप के बताइए, यहां पर लिख लेना। एक बच्चे ने सही याद दिलाया, हाइड्रोजन की जो खोज है ना दोस्तों, अगर पूछ ले आपसे हाइड्रोजन की खोज किसने की है तो ध्यान रखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों 1 होता है। क्या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसे आवारा तत्व कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और ध्यान रखिएगा ये दोस्तों इसकी जो खोज है ये कैवेंडिश के द्वारा की गई, इसकी खोज, ये भी आप सभी को नोट करना है। अब बताओ क्वेश्चन का आंसर, सवाल आपके सामने, द वैल्यू ऑफ स्पीड। अब देखना
कंफ्यूजन वाला मामला कहां हुआ? कंफ्यूजन वाला मामला हो गया इस सी और डी में। गुरुजी ये तो याद है कि 3 गुना 10 की पावर 8 होगी क्या? गुरुजी इतना तो याद है कि 3 गुना 10 की पावर 8 होगी, पर ये कौनी याद कि मीटर प्रति सेकंड होगी या किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसीलिए मैंने ऑप्शन दोनों दिए। देखना ये जो पहला लिखा हुआ है ना 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। देखिए अगर पूछे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ये होता है -1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 गुना 10 की पावर -19 है। प्रोटॉन पर दोस्तों चार्ज कितना होगा? मैंने कहा प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेश होता है, तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम ये दोस्तों प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कितना है वो आपके सामने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 गुना 10 की पावर -19 होता है, और प्रोटॉन का चार्ज दोस्तों आवेश जो है आपके +1.6 गुना 10 की पावर -19 होता है। अब देखना ऑप्शन नंबर जो बी है ना 6.022 गुना 10 की पावर 23 है। केमिस्ट्री में दोस्तों ध्यान रखिएगा इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। कभी पूछ ले आपसे परीक्षा में आवोगाद्रो संख्या कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा 6.022 गुना 10 की पावर 23 आवोगाद्रो संख्या, और 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख दोस्तों ध्यान रखिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, या दोस्तों या फिर लिख लीजिए 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। दोनों ऑप्शन ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये भी ठीक है, और 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब एक सवाल और बताओ मुझे कि प्रकाश की चाल अधिकतम कहां होती है? क्या प्रकाश की जो वेलोसिटी है, जो चाल है, ये मैक्सिमम कहां होती है? छाप के बताओ। और ध्वनि की जो चाल है, क्या ध्वनि की जो चाल है ये मैक्सिमम दोस्तों कहां होती है? ये भी आप छाप के बताओ। और पलायन वेग दोस्तों कितना होता है पृथ्वी के लिए? पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी लिखना, एस्केप जो वेलोसिटी है ये कितनी होती है ये भी आपको बताना है। 3 क्वेश्चन आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों ध्वनि की चाल कितनी होगी? मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर 3 पलायन वेग कितना होगा? अब सुनना मेरी बात को, अगर पूछूं मैं आपसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? निर्वात में, वैक्यूम में। क्या वैक्यूम में? अरे तुम सोच के देखो एक बार दोस्तों, अगर मेरे सामने प्रकाश कहीं से आ रहा है, बीच में कोई चीज आ गई तो प्रकाश दोस्तों अपने आप रुक जाएगा। तो ध्यान रखिए वैक्यूम जो है इसमें प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है। ध्वनि की जो चाल होती है दोस्तों ध्यान रखिएगा सॉलिड में मैक्सिमम होती है। क्या जो ठोस होता है ना इसमें दोस्तों आपके ध्वनि की जो चाल मैक्सिमम होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं सुनाई देती लिखना, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। इस क्वेश्चन को भी छाप लेना कि प्रकाश की मैक्सिमम चाल जो है वैक्यूम में होती है, और दोस्तों ध्वनि की जो मैक्सिमम चाल है ये सॉलिड के अंदर होती है। पलायन वेग क्या होता है? अगर दोस्तों मैं क्या करूं, अगर दोस्तों लक्ष्मीकांत कमेंट कर रहा है, लक्ष्मीकांत दोस्तों मैं लक्ष्मीकांत को उठा करके इतनी दोस्तों तेजी से फेंको, किसी चीज को मैंने ऊपर फेंका वो नीचे आ जाएगी। पृथ्वी का दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपने आप नीचे आएगा। पर दोस्तों सोच के देखो लक्ष्मीकांत को मैंने उठाया और लक्ष्मीकांत को इतनी तेज दोस्तों ऊपर फेंका, लक्ष्मीकांत वापस ही नहीं आया भाई साहब। अब बताओ जितनी तेज मैंने फेंका ना दोस्तों, ये अगर मैंने कोई चीज इतनी गति से फेंकी है कि वो वापस दोस्तों आए नहीं पृथ्वी पर, वो कहलाता है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। ध्यान रखना वो पृथ्वी से दोस्तों पलायन कर गया। तो लिख लेना पलायन वेग का मतलब क्या है? पलायन वेग का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर कोई यह दोस्तों वह स्पीड है, यह दोस्तों वह वेग है जिसके द्वारा कोई वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और ये होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब किसी चीज को इतनी तेज फेंको कि 11.2 किलोमीटर
पर सेकंड की दर से दोस्तों भाग जाए। सोच के देखो, दीपांशी और मेरे बीच में दोस्तों लड़ाई हो गई और मैंने दीपांशी को दोस्तों उठा के नहीं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से दोस्तों फेंक दिया, तो भाई साहब दीपांशी वापस नहीं आएगी। बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है, तो ध्यान रखना एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी पास्कल होता है। तो ध्यान रखिएगा, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा, किसका? जो करंट होता है इसका दोस्तों मात्रक होता है एम्पियर, ध्यान रखिए। हर्ट्ज किसका मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति जो होती है, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। अगर पूछूं मैं आपसे ओम किसका मात्रक है? भाई साहब हर्ट्ज को दोस्तों इंग्लिश में देखो इन्होंने क्या लिख दिया है। एक्चुअली में दोस्तों राजौरी टीम प्यार में भाई साहब है ना, हाँ दोस्तों प्यार ही प्यार की बात चल रही है भाई साहब। अगर मैं पूछूं आपसे, हर्ट्ज जो है इसका मात्रक होता है आवृत्ति, ठीक है। ओम दोस्तों किसका मात्रक है? प्रतिरोध, लिखना प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम है। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या? रेसिस्टेंस जो है ये प्रतिरोध होता है। अगला पास्कल किसका मात्रक है? प्रेशर का दोस्तों, दाब का जो मात्रक है वो है पास्कल, ठीक है। अब देखना आपके समझ में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ओम दोस्तों देखना प्रतिरोध का मात्रक है ओम। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं सड़क जो है, सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है, सुनना मेरी बात को, सड़क पर दोस्तों ये सड़क हो गई और इसमें कोई गाड़ी दोस्तों चल रही है, क्या ये गाड़ी दोस्तों चल रही है और सीटी बजा रही है, क्या सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, ठीक है रसगुल्ला। लेकिन दोस्तों ये गाड़ी वाला था प्यार में, आगे दोस्तों आ गया ब्रेकर, क्या आया? आगे आया ब्रेकर, इसने गाड़ी को दोस्तों अपनी क्या की? धीमी की। तो मैं अगर कहूं आपसे ये सड़क क्या है? ये सड़क दोस्तों ध्यान रखिएगा तार है, क्या है? तार है। ये गाड़ी क्या है दोस्तों? ये गाड़ी आपका करंट है, क्या गाड़ी ध्यान रखिएगा करंट है। और ये जो स्पीड ब्रेकर आया है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा प्रतिरोध है। तो मैं अगर कहूं कि प्रतिरोध का काम क्या है दोस्तों? धारा के विरोध में काम करना प्रतिरोध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो गया बी हर्ट्ज, इसका आंसर हो गया आवृत्ति का। अब भाई साहब एक सवाल और, क्या एक सवाल और दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे आवृत्ति दोस्तों क्या है, तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति जो है दोस्तों आपके, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, एक दोस्तों लड़कियां जब बोलती हैं तो देखना थोड़ी आवाज जो है पतली होती है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, आप सभी ने आवाज सुनी होगी रात को फोन पे। आप देखना लड़के से बात करना और लड़की से बात करना दोस्तों अपने आप समझ में आ जाएगा किससे बात कर रहे हो ना। ध्यान रखिए, अगर दोस्तों मैं कहूं आपसे लड़का और लड़की, अगर पूछा जाए किसकी आवाज दोस्तों पतली होती है, एक ऑप्शन और लिख लो मच्छर, क्या एक ऑप्शन और लिख लो मच्छर। अब देखना भाई साहब मच्छर कंपटीशन देगा दोस्तों किसको? लड़की को कंपटीशन देने वाला। सुनना मेरी बात है, लड़का जो है दोस्तों इसकी आवाज दोस्तों थोड़ी भारी होती, क्या कहते हैं लड़के की जो आवाज होती है दोस्तों ये भारी आवाज होती है लड़के की। लड़की की दोस्तों जो आवाज होती है थोड़ी पतली होती है, क्या थोड़ी पतली होती है। और मच्छर तो दोस्तों भिन्न भिन्न करता रहता है, क्या भाई साहब एक मच्छर दोस्तों कान के पास आ जाए घू 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 घू, भाई साहब ऐसे दोस्तों घूमता है जैसे चक्कर लगा रहा हो भाई साहब, है ना। अब मुझे ये बताओ किससे आप ज्यादा परेशान होते हो? भाई साहब मच्छर जो है ना इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत खतरनाक होती है। लड़के की दोस्तों ध्यान रखिएगा इसकी जो आवृत्ति है ये कम है, क्या लड़के की आवृत्ति कम है। लड़की की दोस्तों आवृत्ति जो है ये बहुत पतली आवाज है, इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है। ध्यान रखना इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है और इससे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है? मच्छर की है। अगर कभी पूछ ले आपसे कि लड़का लड़की में किसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों अधिक है तो ध्यान रखिएगा आपके लड़की की अधिक है। अगला क्वेश्चन, असुमेलित को पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1 सिरका, इसका फॉर्मूला आपके सामने है CH3COOH, सिरके का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म बर्फ, इसके सामने लिखा हुआ है D2O। खाने का सोडा बेकिंग सोडा NaSCO3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। सुनो मेरी बात को, अगर मैं पूछूं आपसे सिरके का फॉर्मूला क्या है? सिरका दोस्तों विनेगर, क्या सिरका लिख दूं मैं आपसे या विनेगर लिख दूं एक ही बात है ना। सिरके का फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड, क्या होता है? एसिटिक जो अम्ल है ये सिरका होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। थोड़ा ध्यान रखिए
सिरका क्या है दोस्तों, एसिटिक एसिड है। अगर मैं पूछूं आपसे, अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ ड्राई जो आइस होती है, अगर पूछा जाए आपसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड CO2 जो है दोस्तों, ठोस जो CO2 होती है ये होती है, ध्यान रखिएगा, शुष्क बर्फ। अगला खाने का सोडा दोस्तों, जो खाने का जो सोडा है ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये दोस्तों नोट कर लेना, खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और अगर पूछे आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये नोट करना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है। अब देखना गलती कहां पर हुई रसगुल्ला, अरे गलती यहां पर हुई, ठीक है। गलती कहां होती है, शुष्क बर्फ जो है दोस्तों, ड्राई आइस जो है, इसका फॉर्मूला D2O नहीं होता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला सॉलिड CO2 होता है। आप फिर कहोगे मुझसे कि D2O किसका फॉर्मूला है, इसे कहते हैं दोस्तों ड्यूटेरियम। अरे याद करो, हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम दोस्तों, और इसका उपयोग कहां होता है, इसे कहते हैं भारी जल। क्या बोलते हैं, भारी जल कहते हैं। और ध्यान रखना इसका उपयोग दोस्तों, जो नाभिकीय जो भट्टी होती है ना, जो आपके नाभिकीय भट्टी होती है, न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं, इनमें दोस्तों मंदक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल लिखना, क्या अति महत्वपूर्ण सवाल है, D2O का उपयोग कहां होता है, तो ध्यान रखिएगा ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड होता है। भारी जल दोस्तों इसको कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं। और ध्यान रखना नाभिकीय जो रिएक्टर है इसमें दोस्तों इसका उपयोग होता है, ध्यान रखना मंदक के रूप में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय जो रिएक्टर है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा भारी जल का दोस्तों उपयोग होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक बात है। लेकिन अगर पूछे आपसे धोने का सोडा क्या है, शादी के बाद दोस्तों खाने से अधिक धोने का सोडा पता होना चाहिए आपको। धोने का जो सोडा है दोस्तों ये होता है, ध्यान रखना, धोने का सोडा ये होता है सोडियम कार्बोनेट। देखिए दोनों में एक ही शब्द का अर्थ है और वो है दोस्तों बाई। तो मुझे ये बताओ बाई क्या करती है, बाई दोस्तों खाना बनाती है, याद कर लेना ना। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है और धोने का सोडा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, छाप के रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तुमने दोस्तों क्या किया, तुम्हारा मन दोस्तों मचल रहा था, तुमने कहा गुरुजी आज तो समोसा खाएंगे। हमने कहा ठीक बात है समोसा खाते हैं। आपने भी 4 समोसे खाए, मैंने भी दोस्तों 4 समोसे खा लिए। अब दोस्तों पेट जो है गुब्बारे की तरह भाई साहब फूल चुका है। एसिडिटी दोस्तों हो चुकी है, क्या हो चुकी है, एसिडिटी हो चुकी है। और इस एसिडिटी ने दोस्तों परेशान कर दिया है ना। अब दोस्तों एक तो तरीका है कि वो ऐड आता है ना दोस्तों किसका, अरे वो दोस्तों कॉमेडियन है ना, उनका ऐड आता है कि कब्ज वाला ऐड नहीं आता दोस्तों, आपके सिरप सी आती है उसको पी लो। इसकी बजाय दोस्तों क्या करो, एसिडिटी जब आपके होगी ना तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर दोस्तों आपको एक आपके सिरप लिखेगा, क्या एक सिरप लिखता है और वो सिरप दोस्तों ठंडी ठंडी होती है। देखना जब भी आप उसको लोगे ना एकदम ठंडी ठंडी दोस्तों हो जाएगी वो सिरप, और देखना पीते ही दोस्तों आराम मिलेगा आपको उस सिरप से। वो होता है एंटा एसिड। देखना आपको वहां लिखा मिलेगा एंटा एसिड। और वही दोस्तों क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ध्यान रखिए MgOH का होल ट्वाइस है। तो अगर मैं पूछूं आपसे ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एंटा एसिड, ठंडी ठंडी दोस्तों दवा। ध्यान रखना कभी पूछ ले आपसे सवाल तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म बर्फ का आंसर दोस्तों गलत है। D2O जो है वो आपके भारी जल है। निम्न में से किस धातु, हाँ पेट सफा भाई साहब, पेट सफा हर रोग दफा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। तुम मतलब देखते हो टीवी है ना, बहुत बढ़िया बात है। निम्न में से किस धातु के संक्षारण से रंग हरा होता है। एक और दोस्तों केमिस्ट्री का लाजवाब सवाल, मैंने आपसे कहा था ना कि क्लास में दोस्तों जो मेहनत है वो बढ़िया वाली लगी है। फिर देखिए एक और नया सवाल, ड्यू द कोरिजन ऑफ विच मेटल्स इट्स कलर टर्न ग्रीन। मतलब किस धातु का जो कलर है वो संक्षारण के कारण या फिर दोस्तों कोरिजन के कारण जो है हरा होता है।
होता है, क्वेश्चन ये पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 आयरन, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी गोल्ड। एक रसगुल्ला दोस्तों है ना, क्या लिख रहा है पता है आपको? तांबा। क्या? तांबा। अरे मेरा रसगुल्ला, इसको या तो तांबा लिख देता या कॉपर लिख लेता, मतलब तांबा को भी दोस्तों उसने इंग्लिश में लिखा है। भाई साहब ये दोस्तों आपके व्हाट्सएप पर मैसेज करने वाला है, ठीक है। देखो लोहे पर दोस्तों जंग लगती है। क्या? लोहे का जो संक्षारण होता है, संक्षारण का दोस्तों देसी मतलब समझना, संक्षारण का मतलब होता है जब कोई मेटल दोस्तों खराब होती है ना, उसे कहते हैं संक्षारण, ठीक है, कोरेजन कहते हैं। लोहे का संक्षारण कहलाता है लोहे पर जंग लगना। तो ध्यान रखिए लोहे पर जंग कैसे लगती है दोस्तों? जब लोहा जो है ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो लोहे पर दोस्तों क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। इस क्वेश्चन को आपको छाप रखना। और ये कैसे रंग की होती है? लाल रंग की दोस्तों होती है। अगर मैं पूछूं आपसे, जो कॉपर है, जो आपके तांबा है दोस्तों, इस तांबे पर जब जंग लगेगी तो ध्यान रखना तांबा दोस्तों हरा हरा होता है। देखिए तांबे पर जब भी जंग लगती है दोस्तों, तांबा देखना आप हरा हरा हो जाता है तांबे पर लगी जंग के कारण। अगर दोस्तों चांदी पर जंग लग गई, क्या सिल्वर पर दोस्तों जंग लगती है, तो सिल्वर जो है काली होती है। देखिए चांदी का संक्षारण लिखिएगा, काली हो जाएगी दोस्तों, चांदी जो है आपकी काली होगी। और अगर पूछे सोने पर जंग लगी तो सोने का रंग कैसा होगा, आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर सोने पर दोस्तों जंग लग गई तो सोने का जो रंग है, सोने के संक्षारण से सोने का रंग कैसा होगा, गोली की तरह आप सभी छापिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ? किस धातु के संक्षारण से रंग इसका हरा होगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों तांबा के संक्षारण से इसका जो रंग है वो हरा होगा। चांदी का दोस्तों आपके काला होगा। और लोहा आप सभी जानते हो, लोहे पर जो जंग होती है इससे दोस्तों रंग लाल होता है। सोने के संक्षारण से रंग कैसा होगा? अरे तुम्हारे कान के नीचे घुमा घुमा के दूंगा। सफेद किसी ने लिखा ना, सफेद या बना दूंगा भाई साहब। सोना का संक्षारण नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। अगर आपसे पूछ ले पूर्णतः संक्षारण मुक्त धातु, लिखना पूर्णतः संक्षारण मुक्त धातु कौन सी है? ऐसी धातु, ऐसे मेटल जिनका कोरेजन नहीं होता है। 0%। क्या? 0% दोस्तों कोरेजन होता है। दो तो धातु लिखिएगा, एक तो सोना हो गया, गोल्ड हो गया, और एक दोस्तों प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। इन दोनों का ध्यान रखिएगा, संक्षारण नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है कौन सी जो दो धातु है जिनका संक्षारण नहीं होता है? एक दोस्तों सोना है और एक ध्यान रखिएगा प्लेटिनम है। इन पर दोस्तों आपके संक्षारण नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन है। अब आइए आगे मेरे साथ में, चिकित्सा उपकरण में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? आप देखना चिकित्सा में दोस्तों आपके जितने भी आपका पेट काटा है ना, पेट काट रहे हैं दोस्तों, तो चेक कर लेना एक बार कि कहीं लोहे की दोस्तों कैंची से पेट तो नहीं काट रहे। कैंची दोस्तों देखिएगा, कैंची या फिर कोई भी जो उपकरण है वो सब दोस्तों कैसे होंगे? स्टेनलेस स्टील होंगे। आप देखिए चिकित्सा में, क्योंकि दोस्तों स्टील पर भी जंग लग जाती है। क्या? स्टील पर भी दोस्तों ध्यान रखिएगा जंग लगती है। लेकिन अगर स्टील में मैंने क्या मिला दिया? क्रोमियम और निकल मिलाया। सुनना, स्टील में मैंने क्रोमियम और निकल मिला दिया तो ये स्टील बन चुकी है स्टेनलेस स्टील। क्या बन चुकी है? स्टेनलेस स्टील बन चुकी है। और जो ये स्टेनलेस स्टील है ये दोस्तों जंग रहित होती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर फिर सुनना मेरी बात को, स्टील जो होता है ना उस पर भी दोस्तों आपके जंग लगती है, रस्टिंग होती है उसकी भी। अगर मैं पूछूं स्टील में क्रोमियम और निकल मिलाया तो क्या बन गया? स्टेनलेस स्टील दोस्तों बन गया। ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि स्टेनलेस जो स्टील है इस पर दोस्तों आपके जंग नहीं लगती है, इसकी रस्टिंग जो है नहीं लगती है। गुरुजी पेट काट रहा है, आप कैसी कैसी बात कर रहे हो? अरे रसगुल्ला ऐसी बात है। एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए क्या करोगे? अगर एल्यूमिनियम में संक्षारण होगा तो क्या करोगे? सुनो मेरी बात को। एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम दोस्तों जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा, एल्यूमिनियम को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो बनेगा एलुमिना। क्या बनेगा? एलुमिना बनेगा। और एलुमिना की इतनी मोटी परत बनती है भाई साहब कि एल्यूमिनियम का संक्षारण ही नहीं होने देता। एल्यूमिनियम का संक्षारण तो होता है लेकिन दोस्तों हुआ क्या? एल्यूमिनियम
खुद का ही संचारण रोक लेता है। सुनना मेरी बात को, एल्यूमिनियम जो है खुद का ही संचारण रोक लेता है। अगर पूछे किससे रोक लेता है, तो ये दोस्तों रोकता है आपके एल्यूमिना की मोटी परत से। तो ध्यान रखिएगा सवाल अभी दोस्तों पूछ ले आपसे कि क्यों एल्यूमिनियम की परत छड़ाते हैं दोस्तों हम, क्योंकि भाई साहब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से मिलेगा और दोस्तों क्या होगा, एल्यूमिना बनेगा और एल्यूमिना की जो मोटी परत है ये दोस्तों एल्यूमिनियम के संचारण को रोक लेगी। तो एल्यूमिनियम खुद अपने संचारण को रोकती है, किसके कारण, एल्यूमिना के कारण। अच्छा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों अगर पूछे आपसे कि लोहे की जो जंग है, क्या लोहे की जो जंग है इसको अगर मुझे रोकना है तो किसका लेप लगाना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा जिंक जो है इसका दोस्तों लेप लगा देंगे, जस्ता का लेप लगा देंगे, तो ध्यान रखिएगा लोहे का संचारण रुक जाएगा। कितनी सारी बातें एक क्वेश्चन में मैंने आपको घुमा घुमा के दोस्तों बता दी है। सारे देखिए कितने सारे क्वेश्चन थे एक क्लास क्वेश्चन के अंदर, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, इसके अलावा दोस्तों आपके पूर्णतः संचारण मुक्त धातुएं, फिर इसके बाद में चिकित्सा उपकरण, एल्यूमिनियम का एल्यूमिना, और फिर दोस्तों आपके जिंक। ये सारे क्वेश्चन एक के अंदर। आगे आइए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भोजन निर्माण में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता। सवाल को पढ़ लीजिए आराम से, फिर जवाब दीजिए कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो आपके दोस्तों क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, इसमें किसका आपके पूछे कौन सा उत्पाद नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज नहीं बनता, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन नहीं बनता, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाओ और सवाल का आंसर देना, निकल जाएगा। मैं तो बताऊंगा ये आपको ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, सवाल का आंसर दो, आंसर आपके सामने आने वाला है। बताइए इसका आंसर कि प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रिया है, या दोस्तों मैं लिख दूं आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, मतलब पौधे दोस्तों भोजन निर्माण की जो क्रिया करते हैं ना, पौधे भोजन निर्माण किससे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन निर्माण करते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब बताना कि इनमें से कौन सा जो है, क्या इनमें से कौन सा है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। अब सुनना मेरी बात को, एक्चुअली में दोस्तों फोटो देखिए आप, ये आपके पौधा है। पौधा दोस्तों क्या क्या लेता है, पौधा दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सूर्य का प्रकाश लेता है, इसके साथ में पौधा दोस्तों आपके कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। सोचो, लॉजिक लगाओ, पौधे ने दोस्तों क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली। तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन दोस्तों छोड़ता है। और इस ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करेगा, हमारा जो दोस्तों रसगुल्ला खड़ा हुआ है, ये बाल खड़े करके नहीं, ये दोस्तों ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा रसगुल्ला है दोस्तों, जीभ निकाल के खड़ा है, ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और ये क्या छोड़ेगा, ये दोस्तों ध्यान रखिए, ये दोस्तों आपके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। तो मैं पूछूं आपसे कि भाई पौधा दोस्तों कौन सी गैस लेगा, CO2 लेगा, कौन सी छोड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, ठीक है। और अगर पूछे मनुष्य कौन सी लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और कौन सी छोड़ेगा, CO2। अब बताओ मुझे एक बार दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी, पौधे दोस्तों अपना भोजन बनाएंगे, तो एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्या सूर्य का प्रकाश चाहिए, एक दोस्तों आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और एक दोस्तों आपके जल, क्या एक चाहिए जल। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछूं मैं आपसे, एक चाहिए दोस्तों इसमें जल, H2O। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पौधे क्या क्या लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे, CO2 लेंगे और H2O लेने वाले, और इसके बाद में भोजन बनाएंगे, और साथ में दोस्तों ध्यान रखना ऑक्सीजन जो है बाहर निकालेंगे। तो क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, क्या ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन दोस्तों बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नहीं बनने वाला। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। आप कहोगे कि सर एक बार क्या कीजिए, फॉर्मूला बता दीजिए, तो नोट कर लेना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अगर कभी पूछ ले आपसे, प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस जो है, इसकी रिएक्शन क्या है, क्या इसकी रिएक्शन क्या है, तो ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, हाय दोस्तों आपके जल लेगा, और जल लेने के बाद में क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या बनेगा इससे दोस्तों देखिएगा,
हमें दो ही तो फॉर्मूला आते हैं दोस्तों बचपन से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का और एक दोस्तों किसका, जल का। भाई साहब ये फॉर्मूला किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और गुरुजी ये फॉर्मूला है जल, किसका, जल। और एक आता है गुरुजी हमसे NaCl, जिसको कहते हैं नमक। हाँ, केमिस्ट्री में गुरुजी 3 फॉर्मूले पता है हमको, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक गुरुजी ये जल है H2O, और एक दोस्तों NaCl जो नमक है। इससे ज्यादा दोस्तों हमें पता भी नहीं है और हमें जानना ही नहीं। इन तीनों से काम हो जाएगा ना, इसको छोड़ देंगे, इसको पी लेंगे, इसको खा लेंगे, हो गया काम तमाम, ठीक है। और दोस्तों मरेंगे तो किसमें, बर्फ में दोस्तों आपके नमक लगा के रख दिए जाएंगे। बर्फ भी किसकी बनेगी, इसकी बनेगी, और नमक दोस्तों अपने पास में है ही है। मरने के बाद भी इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। अब देखना, अगर पूछे CO2 और H2O मिलेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये क्रिया कहां पर होगी, क्लोरोफिल। याद करो ये क्रिया किस दोस्तों पार्ट में होगी, आपके ध्यान रखिएगा, पौधे का जो क्लोरोफिल होता है यहां पर यह क्रिया होगी। क्योंकि यहां पर कौन सी धातु पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्लोरोफिल पर्णहरित के अंदर कौन सी धातु मिलती है। अब देखना का CO2 और H2O अगर मिले दोस्तों तो इससे एक तो बनेगा ग्लूकोज, क्या बनेगा, C6H12O6, और एक दोस्तों ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिए ये तो हो गया ग्लूकोज का फॉर्मूला जिसे हम भोजन कहते हैं, और ये दोस्तों आपके ऑक्सीजन हो गया। तो ध्यान रखना CO2 और H2O आपस में मिले, C6H12O6 बना, और दोस्तों ऑक्सीजन बन गया। यहां पर कार्बन कितने, 6, यहां पर कार्बन कितना, 1, तो इसके आगे लगा दो 6, क्या, इसके आगे लगा दो 6, 6 इसके आगे लगाया। यहां पर हाइड्रोजन 12 है, यहां दोस्तों हाइड्रोजन 2 है, यहां पर भी लगा दो 6, क्या, यहां पर भी लगा दो 6, तो 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6। अब दोस्तों ऑक्सीजन देखो, यहां पर 6 ऑक्सीजन है, और यहां 6 गुणा 2, ये दोस्तों 12, तो 12 ऑक्सीजन, यहां पर 6 ऑक्सीजन, टोटल 18 ऑक्सीजन। यहां पर दोस्तों 6 ऑक्सीजन है, इसके आगे लगा दो 6, ये हो जाएंगी 12, तो 6 प्लस 12 बराबर 18। ये आपके जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर। हो सकता है तुम्हें ये दोस्तों बात समझ में नहीं आए, फिर भी इस बात को ध्यान रखना, केमिस्ट्री में रिएक्शन का बैलेंस होना। जितना दोस्तों कार्बन, मेरी शुरू की लाइन थी आपको याद करना, डाल्टन ने एक बात कही थी, ना तो परमाणु का दोस्तों निर्माण होता है, और ना दोस्तों परमाणु का क्या होता है, ना परमाणु का, ध्यान रखिएगा आपके दोस्तों, विनाश होता है। परमाणु जो है हमेशा बैलेंस रहता है। तो 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम जो धातु है, क्या, मैग्नीशियम जो धातु है, इसकी उपस्थिति में दोस्तों C6H12O6 प्लस 6O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आगे देखिए, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फलों के परिरक्षण में दोस्तों, प्रिजर्वेशन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सोडियम बेंजोएट का, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफॉर्म का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड का। तो बताइए मुझे इनमें से किसका उपयोग जो है फलों के परिरक्षण में दोस्तों, फल जो है इनके प्रिजर्वेशन में, फलों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में छापिए। नाइट्रस ऑक्साइड या दोस्तों क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो लिख लेना, बेहोशी के लिए किसका उपयोग होता है, बेहोशी के लिए दोस्तों क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है। आपका कोई दोस्तों, आपके मेरा जैसे मेरा दोस्तों अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ ना, ऑपरेशन में दोस्तों क्या करते हैं, बेहोश करते हैं, आपको क्लोरोफॉर्म के द्वारा बेहोश करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेहोशी के लिए यूज होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड, अगर तुम्हें याद हो मैंने बचपन में आपको पढ़ाया था कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है और दोस्तों आपके जो नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या, जो नाइट्रिक दोस्तों आपके ऑक्साइड है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों के मिलने से ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इनके मिलने से होती है एसिड रेन। कौन सी रेन होती है, एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। तो अगर मैं पूछूं आपसे अम्लीय वर्षा के लिए कौन से 2 एसिड जिम्मेदार हैं, एक तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल, एक दोस्तों ध्यान रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों जिम्मेदार किसके लिए, एसिड रेन के लिए, और इमारतों को खराब करता है, इसीलिए इमारतों का
कुष्ठ रोग जो है वो इसे कहते हैं, ध्यान रखना। ताजमहल का जो रंग है ये दोस्तों आपके हल्का पीला हो गया, इसी के कारण ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एसिड रेन, आपसे पूछे नाइट्रिक अम्ल और दोस्तों आपके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों के मिलने से एसिड रेन का निर्माण होता है। अब देखिए एक ऑप्शन है दोस्तों आपके नाइट्रस ऑक्साइड, ये बड़ा महत्वपूर्ण है रसगुल्ला, इसको सुनते ही आपको हंसी आएगी, गारंटी की बात है। इसके बारे में सुनोगे आपके चेहरे पर दोस्तों मुस्कान आने वाली है। अब देखना हुआ क्या दोस्तों, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या नाइट्रस जो ऑक्साइड है ये रसगुल्ला है क्या, ये अपना रसगुल्ला हो गया दोस्तों। ये रसगुल्ला बहुत हंसता है क्या, ये रसगुल्ला दोस्तों बहुत हंसता है। अब हमने क्या करा, हमने कहा तू चुप हो जा, क्या तू चुप हो जा दोस्तों। तो देखिए ये बन गया भाई साहब क्या, ये जो ध्यान रखना, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है चुप हो जाए, एन से बन गया, ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे नाइट्रस ऑक्साइड किसका फॉर्मूला है, लाफिंग गैस, किसका है, लाफिंग गैस का, हंसने वाली गैस का फॉर्मूला। सोडियम बेंजोएट जो है ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं फलों के परिरक्षण में, नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं लाफिंग गैस में, क्लोरोफॉर्म का बेहोशी में, सल्फ्यूरिक अम्ल का ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में एसिड रेन में। ये क्वेश्चन बताओ आप सभी, क्वेश्चन नंबर 10 एक महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने छाप के बताओ। देखिए निम्न में से कौन सी घटना, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइएगा, निम्न में से कौन सी घटनाएं भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। सुन लेना फिर ना, हीटर के तार का लाल होना भाई साहब बीवी का लाल होना नहीं है, हीटर के तार का लाल होना। मोम का पिघलना, ऑप्शन नंबर 1 रेडनेस ऑफ वायर ऑफ हीट्स, ऑप्शन नंबर बी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ऑप्शन नंबर सी कच्चे फल का दोस्तों पकना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ऑप्शन नंबर डी पानी का बर्फ बनना, वाटर्स दोस्तों चेंज टू आइस। अब देखना इसका बढ़िया आपको मैं बताता हूं बात। देखो दो प्रकार के दोस्तों आपके क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। एक तो होता है केमिकल चेंज, कैसा होता है, केमिकल चेंज होता है, मतलब रासायनिक दोस्तों परिवर्तन होता है, और एक होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है, फिजिकल दोस्तों चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। आप पूछोगे इनमें अंतर क्या है। भौतिक अगर परिवर्तन हुआ है, सुनना, भौतिक अगर दोस्तों परिवर्तन हुआ है तो कोई भी चीज अगर चेंज हुई है तो वापस दोस्तों पुरानी वाली चीज बन जाएगी। फिर सुन लो मेरी बात को, अगर भौतिक परिवर्तन हुआ है तो भौतिक परिवर्तन दोस्तों ध्यान रखना, जो पहले था अगर दोस्तों कोई चेंज होने के बाद में कुछ नया बना तो नए से दोस्तों पहले वाला भी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, पुराना था कुछ हमने नया बना दिया तो ध्यान रखिए भौतिक परिवर्तन में नए वाले से वापस पुराना बन जाएगा। आप कहोगे कैसे गुरुजी, देखो अगर पानी को दोस्तों मैंने बर्फ बनाया, क्या सोच के देखो, पानी को दोस्तों मैंने बर्फ बना दिया, पानी को ठंडा किया, बर्फ बनाया, पानी दोस्तों बर्फ को वापस से गर्म करूंगा, पानी को ठंडा किया बर्फ बन गया, बर्फ को दोस्तों गर्म किया वापस से पानी बन गया। तो ये क्या है, ये गुरुजी ध्यान रखिएगा, ये आपके फिजिकल रिलेशन, फिजिकल दोस्तों फिजिकल आपके क्या है, चेंजेज है, मतलब भौतिक दोस्तों परिवर्तन है। मतलब अगर दोस्तों जो पहले था कुछ मैंने चेंज किया तो ध्यान रखिए वापस वही बन गया तो है। अगला मोम का पिघलना, दोस्तों मोम था, ये मोम पिघल गया, पिघलने मोम पिघला दोस्तों, पिघलने के बाद में अगर वापस से मैंने जमा दिया इसको तो वापस से क्या बन गया, मोम बन गया। तो ये भी दोस्तों क्या है, भौतिक परिवर्तन है। हीटर के तार का रंग दोस्तों आपके क्या होना, लाल होना। सोच के बताओ मुझे एक बार, हीटर दोस्तों मैंने स्विच लगाया, हीटर का तार लाल हो गया, मैंने स्विच वापस निकाला, हीटर दोस्तों पहले वाली अवस्था में आ गया। तो ये भी क्या है, ये भी दोस्तों ध्यान रखिए भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो पुरानी वाली चीज नई बनती है, नई वाली चीज वापस पुरानी बन जाएगी। कच्चे फल का पकना, गुरुजी इसमें क्या है, एक बात बताओ, फल था दोस्तों, ये फल पक गया, क्या फल पक गया, अब दोस्तों पके हुए फल से वापस कैसे कच्चे फल बनाओगे, ये बताओ। पक गया फल दोस्तों, इससे वापस है कच्चा फल कैसे बनेगा,
संभव नहीं है रसगुल्ला, कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, कच्चे फल का पकना। तो एक बार दोस्तों क्या करो, आप लिख लो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, या दोस्तों आपके श्वसन है, अगर पूछे आपसे फोटोसिंथेसिस, दोस्तों पूछे आपसे जो श्वसन है, या फिर मोमबत्ती का जलना। अब देखना क्या गजब का ऑप्शन है, मोमबत्ती का जलना। क्या बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर का, तालियां बजाना दोस्तों आप सभी मेरे लिए। मोमबत्ती का जलना। अब देखना, आप कहोगे गुरुजी अभी तो आपने कहा मोम का पिघलना क्या है। मोम का पिघलना दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है। मोम थी, सुनो मेरी बात, मोम थी दोस्तों, ये मोम पिघली, क्या मोम पिघली और हमने इसको वापस से जला दिया, वापस से जमा दिया, फिर दोस्तों मोम बन गई। अगर दोस्तों ये मोमबत्ती जो है, क्या ये मोमबत्ती जो है दोस्तों, अगर ये मोमबत्ती जलना स्टार्ट हो जाए, क्या ये जलना स्टार्ट हो जाए, तो जो जल गई दोस्तों वो वापस कैसे आएगी रसगुल्ला, जो बची है वो तो मोम बन जाएगी। पर दोस्तों जो मोमबत्ती जल गई, अगर ऐसा होता मोमबत्ती का दोस्तों जलना जो है वो भौतिक होता, तो मोमबत्ती कभी दोस्तों खत्म ही नहीं होती भाई साहब। मोमबत्ती खत्म हो जाती है दोस्तों ना, मोमबत्ती खत्म होती है। इसीलिए मोमबत्ती का दोस्तों ध्यान रखना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक दोस्तों आपके क्या है, रासायनिक चेंज है। खतरनाक क्वेश्चन बता रहा हूं, अधिकांश लोग गलत करके आएंगे इस सवाल को। सवाल आया मोमबत्ती का जलना क्या है, सीधा ठोक देंगे भौतिक। अरे कैसे भौतिक हुआ, मोम का पिघलना दोस्तों भौतिक है, मोम का पिघलना जो है भौतिक है। लेकिन दोस्तों मोमबत्ती का जो जलना है, ये ध्यान रखना, ये दोस्तों आपके भौतिक नहीं है, ये रासायनिक है। क्योंकि दोस्तों जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, थोड़ा ध्यान रखना। श्वसन दोस्तों क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगर मैं पूछूं आपसे प्रकाश संश्लेषण, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा रासायनिक है। आप कहोगे कैसे, अरे भाई मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने एक सवाल दोस्तों पढ़ाया आपको प्रकाश संश्लेषण वाला, उसको फिर देखिए। इस पौधे ने दोस्तों आपके क्या ली, CO2 ले ली, इस पौधे ने दोस्तों पानी ले लिया, और इस पौधे ने क्या बना दिया, ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन बनाओ। अब तुम क्या करते हो, अब तुम दोस्तों इस पौधे को पकड़ते हो, क्या तू इधर आ गया, पौधे को पकड़ते हो और आप कहते हो अब तू ऐसा कर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन वापस ले, क्या ग्लूकोज और ऑक्सीजन वापस ले, हमें तो CO2 और पानी जो है वापस दे। भाई साहब एक बात बताओ, संभव है क्या? पौधा दोस्तों कैसे लेगा, एक बात बताओ, पौधा वापस से ऑक्सीजन ग्लूकोज कैसे लेगा? बन गया जो बन गया। दही का दोस्तों, दूध का दही बनना। अब देखो अगर पूछे आपसे, अब तो बता दो रे, अगर मैं पूछूं आपसे दूध का दही बनना कैसा रिएक्शन है, दूध का दही बनना दोस्तों कैसी अभिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। दूध का दही बनना कैसी रिएक्शन है? अरे दूध से बन गया दही। अब दोस्तों वापस तुम है ना कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो, रसगुल्ला ध्यान रखना, अगर तुम्हारे दूध का दही बन चुका है, मतलब तुम्हारी अगर शादी हो चुकी है, फिर दोस्तों तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी जिंदगी दोस्तों आपके संकट में है ना। तो ध्यान रखना, शादी भी दोस्तों कैसी क्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। शादी भी ध्यान रखिएगा रासायनिक, अंदर से होने वाला दोस्तों चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है शादी भी। दूध से दही बनना ये भी दोस्तों एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा पूछ ले कभी पेपर में आपसे। अगर चलो एक सवाल और पूछूं, बोलो कमेंट बॉक्स में, हाँ पूछो गुरुजी एक सवाल और। देखो ये दोस्तों एक प्रिज्म है, क्या ये एक प्रिज्म रख दिया मैंने, और इस प्रिज्म में दोस्तों मैंने क्या करा है, यहां पर ये दोस्तों आपके प्रकाश आया, क्या ये प्रकाश आया, और जैसे प्रिज्म में आया तो ये दोस्तों आपके बहुत सारे रंगों में क्या हो गया, बहुत सारे रंगों में विभक्त हो गया, चेंज हो गया दोस्तों बहुत सारे रंगों में। अब बताओ ये कैसी क्रिया है, भौतिक है या रासायनिक है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। तुम्हारी खोपड़ी में बैठा के छोड़ूंगा इस सवाल को, बताओ मुझे। अगर मैं कहूं आपसे प्रकाश को प्रिज्म पर डाला दोस्तों, प्रिज्म जो है इसका काम होता है इसको दोस्तों फैलाना ना, इसका प्रकीर्णन करना, इसको फैलाना इसका काम है। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो फैला दिया प्रकाश है ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? बताओ गुरुजी, है ना, बताओ बताओ बताओ। 1 घंटा हो गया तुम्हें पढ़ते पढ़ते, पता है तुम्हें? बताओ मुझे कि ये जो प्रकाश का जो दोस्तों आपके प्रिज्म पर मैंने प्रकाश को डाला, ये कैसा है? अरे रासायनिक वालों, इधर एक बात बताओ मुझे,
अगर ये प्रिज्म दोस्तों मैंने हटा लिया वापस से, तो ये प्रकाश तो वही प्रकाश है। अरे रसगुल्ला एक बात बता, इस प्रकाश पे क्या प्रभाव पड़ा? ये तो इस प्रिज्म के कारण दोस्तों क्या हो गया, फैल गया। इसको मैंने हटाया बाहर प्रिज्म को, ये वापस से वही प्रकाश है रसगुल्ला, इसमें चेंज नहीं होगा। इस प्रकाश के अंदर 7 रंग पहले से ही थे, वो 7 रंग दोस्तों फैल के आपके सामने है। अगर मैंने प्रिज्म को हटाया, वापस से दोस्तों वही प्रकाश है। ये आपके कैसी रिएक्शन है? फिजिकल है। क्या है? फिजिकल है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन। क्या भौतिक परिवर्तन है? गलत मत करना। अगर पूछे दूध का दही दोस्तों ये कैसा है, ये भी आपके ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक है। श्वसन दोस्तों ये भी रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक है। मोम का पिघलना दोस्तों ये ध्यान रखना आपके भौतिक है। हीटर के तार का लाल होना ये ध्यान रखिए दोस्तों आपके क्या है, ये हीटर के तार का लाल होना ये दोस्तों कौन सा है, आपके भौतिक है। अगर पूछे कच्चे फल का पकना ये रासायनिक है। पानी का बर्फ बनना दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा आपके भौतिक है। अगर पूछे आपसे बताओ मुझे पानी का दोस्तों भाप बनना, क्या पानी का दोस्तों आपके भाप बनना ये कैसा है, ये तो बता दो। पानी का भाप बनना कैसा है, फिजिकल है या दोस्तों केमिकल है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा और ये बताइए मुझे आपको एक क्लास जो है कैसी लगी। बताओ क्लास कैसी लगी आपको? 1 घंटा जो मैंने पढ़ाया आपको, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। मुझे नहीं पता कि आपको कैसी क्लास लगी होगी, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी दोस्तों मेहनत की थी। सवाल के अंदर कुछ नए सवाल आपके सामने रखे, चाहे आपके दोस्तों ये नील्स बोर का नियम हो, चाहे प्लम पुडिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके सामने, चाहे समस्थानिक है, समबारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है। ये सवाल पेपर में आते हैं दोस्तों ना। ये केमिस्ट्री के मैं समझो आप रीढ़ की हड्डी है ना। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, ये जो यूनिट्स हैं, कुछ दोस्तों केमिकल नेम्स हैं। तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मेहनत जो है आपको पसंद आई होगी। हिंदी और इंग्लिश में दोनों सवाल लेकर आना, इसमें मेरी टीम की मेहनत है कि उन्होंने दोनों में सवाल लिख दिए, फिर लगा दिए पैनल पर। अगर आपको लगा हो, अच्छा लगी हो क्लास, तो एक काम करना आप सभी, देखो कुछ ऐसा नहीं मांग रहा जो आप नहीं दे पाओगे ना, चिंता मत कीजिएगा। मेरा काम पढ़ाना और मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी जान से अपनी से। साइंस का जिम्मा मैंने ले लिया अपने ऊपर। डेली आपके सामने 7 बजे खड़ा रहूंगा यहीं पर, साइंस को उसकी औकात दिखाने के लिए। जिसको साइंस समझ नहीं आती है, मैंने कल कहा था एक क्लास आप लेना, आपको साइंस समझ में आएगी। और मैंने केमिस्ट्री से शुरुआत की है। बायोलॉजी तो है ना उंगलियों पर ऐसे नाचेगी आपकी, गारंटी दे रहा हूं। बायोलॉजी तो ऐसे घूमेगी आपके उंगलियों पर, है ना। तो एक काम करना, 18 जुलाई वाला जो लाइव दोस्तों लगा हुआ है, आप इसको जाकर के एक बार लाइक जरूर कर देना। 18 जुलाई वाली जो क्लास है ना, जो बड़ी क्लास आपकी है, उसे इस क्लास पर एक भी लाइक मत करना। अगर आपको अच्छी लगी है ना क्लास, एक लाइक मत करना। 18 जुलाई वाली जो क्लास है उसको जाकर के दोस्तों आप लाइक का बटन दबाना, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो। और अगर नहीं लगी हो तो दोस्तों मत दबाना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वहां जाकर दोस्तों आप लाइक का बटन दबाना। इस क्लास पर एक भी लाइक मत देना, मुझे नहीं चाहिए इस क्लास पर एक भी लाइक। मुझे उस वाली क्लास पर 18 जुलाई जो बर्थडे वाले दिन मेरी क्लास आ रही है, मुझे उस पर लाइक चाहिए आपसे। अगर कर सको तो वहां करना। ध्यान रखना, खुश रहना, तैयारी को मजबूत करना। सुबह फिर मिलूंगा आपसे 7 बजे यहीं, सुबह फिर मिलूंगा 6 बजे यहीं पर, करंट अफेयर्स को उसकी औकात दिखाने के लिए। खुश रहिएगा। ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। कल सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पर करंट अफेयर्स को उसकी औकात दिखाएंगे। जय हिंद। 18 जुलाई 2022 सोमवार का दिन, महादेव का दिन और महादेव की सौगंध मुकाबला टक्कर का होने वाला है। करंट अफेयर्स का तूफान 18 जुलाई को शाम को 7 बजे उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर जनवरी से जून 2022 तक की करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ करने वाला हूं और पसीना लगातार बहने वाला। और ध्यान रखिए, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। तैयार रहना शाम को 7 बजे।